लुसेंट एरा में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं 2024 में आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए एक PYQ जीके सीरीज़ शुरू करने जा रहा हूँ। इसमें जो क्वेश्चन लिए गए हैं वो 2018 से 2023 तक TCS द्वारा पूछे गए विभिन्न एग्ज़ामों से लिए गए हैं। ये जो PYQ सीरीज़ है ये IBACIO, SSC CGL, CHSL, MTS, GD, दिल्ली पुलिस, स्टेनो, सिलेक्शन पोस्ट और DSSB एग्ज़ाम को कवर करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं TCS PYQ जीके सीरीज़ पार्ट 1। पहला प्रश्न, ओसवारी महोत्सव निम्नलिखित में से कहाँ मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है लक्षद्वीप, लद्दाख, निकोबार द्वीप समूह या फिर सिक्किम। तो इसका सही आंसर है निकोबार द्वीप समूह। देखो, जो ओसवारी महोत्सव है वो निकोबार द्वीप समूह में दिवंगत लोगों की याद में मनाया जाता है। अब दिवंगत लोग किन्हें कहते हैं? वे लोग जिनकी मृत्यु हो जाती है उन्हें हम दिवंगत लोग कहते हैं। तो उनकी याद में उनको श्रद्धांजलि देने के लिए ये ओसवारी महोत्सव निकोबार द्वीप समूह में मनाया जाता है। ऐसा ही एक मिलता जुलता त्यौहार है जिसे हम मेदम मीफी कहते हैं। ये जो मेदम मीफी त्यौहार है ये असम में अहोम जनजाति द्वारा मनाया जाता है। इसमें भी दिवंगत लोगों की याद में उनको श्रद्धांजलि दी जाती है और पूजा अर्चना की जाती है। जैसा कि मैंने आपको बताया ये पॉइंट्स उन्हीं के बारे में लिखे हुए हैं, आप एक बार पढ़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन सी लोक नृत्य शैली गुजरात से संबंधित नहीं है? आपके ऑप्शन है गरबा, डांडिया, विदेसिया या फिर विंछुड़ो। तो इसका सही आंसर है विदेसिया। जो गरबा, डांडिया और विंछुड़ो है गुजरात में किए जाने वाला नृत्य है, जबकि जो विदेसिया है वो बिहार में किए जाने वाला नृत्य है। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं। गरबा, डांडिया, विंछुड़ो, भवई और पठार हुडो ये कुछ इंपॉर्टेंट नृत्य हैं जो गुजरात में किए जाते हैं और एग्ज़ाम में आपसे बार बार पूछ लिए जाते हैं। वहीं बिहार की बात करें तो बिहार में विदेसिया नृत्य, जाट जाटिन नृत्य, झिझिया नृत्य और साम चकेवा नृत्य किया जाता है। यहाँ पे आप एक नृत्य को देख रहे होंगे, झिझिया नृत्य। ये बिहार में कृषि के समय किया जाता है और इसमें भगवान इंद्र की पूजा की अर्चना की जाती है। भगवान इंद्र को खुश करने के लिए इस नृत्य का आयोजन किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? आपके ऑप्शन है सितार, ढोलक, नादस्वरम या फिर संतूर। तो इसका सही उत्तर है संतूर। अब एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण संतूर वादक हैं शिव कुमार शर्मा, भजन सोपोरी, राहुल शर्मा और उल्लास वापट। अगला प्रश्न, सफल शिकार क्रियाकलाप का जश्न मनाने के लिए सिद्धि धमाल नृत्य किस राज्य में किया जाता है? आपके ऑप्शन है हरियाणा, राजस्थान, पंजाब या फिर गुजरात। तो इसका सही आंसर है गुजरात। मैं एक पॉइंट आपको बताना चाहूँगा। देखो, जो सिद्धि धमाल नृत्य है वो गुजरात में किया जाता है। अगर मैं आपसे पूछूं धमाल नृत्य कहाँ किया जाता है तो जो धमाल नृत्य है वो हरियाणा में किया जाता है। और कहा जाता है कि जो धमाल नृत्य है उसकी उत्पत्ति महाभारत काल में हुई थी और ये जो धमाल नृत्य है ये केवल पुरुषों द्वारा किया जाता था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया सिद्धि धमाल नृत्य गुजरात में किया जाता है और धमाल नृत्य हरियाणा में किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इब्न बतूता की यात्रा पुस्तक जिसे रेहला कहा जाता है मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया था? आपके ऑप्शन है फारसी, अरबी, उर्दू या फिर हिब्रू। देखो, इस प्रश्न के कहने का ये मतलब है इब्न बतूता की यात्रा पुस्तक रेहला है उसको उसने स्टार्टिंग में किस भाषा में लिखा था? तो उसने जो है इसको अरबी भाषा में लिखा था। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं जो आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में अफ्रीका के मोरक्को से भारत आया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे अपना काजी नियुक्त किया और 1342 ईस्वी में अपने राजदूत के रूप में चीन भेजा था। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण इब्न बतूता की रेहला पुस्तक से प्राप्त होता है। अभी दिल्ली पुलिस के एग्जाम में पूछा गया था कि मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को किस पद पर नियुक्त किया था? तो किस पद पर नियुक्त किया था? काजी के पद पर। फिर एक एग्जाम में पूछा गया था कि मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने राजदूत के रूप में चीन किसको भेजा था? तो किसको भेजा था? इब्न बतूता को। अगला पॉइंट ये है कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण किसकी पुस्तक से मिलता है? इब्न बतूता की पुस्तक से। इब्न बतूता की पुस्तक का नाम क्या है? रेहला। और रेहला को किस भाषा में लिखा गया था मूल रूप से? अरबी भाषा में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, अनंत कृष्णन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? आपके ऑप्शन है सितार, बांसुरी, संतूर या फिर मृदंगम। तो इसका सही आंसर है मृदंगम। अब कुछ महत्वपूर्ण मृदंग वादक को देख लेते हैं। भीकम सिंह, पालधर रघु, जगदीश सिंह, अनंत कृष्णन, TV गोपाल कृष्णन।
चलिए आगे बढ़ते हैं। कितने आयु वर्ग के बच्चों को शैक्षिक अवसर प्रदान करना माता पिता का मौलिक कर्तव्य है? आपके ऑप्शन है 6 से 16 वर्ष के बच्चों को, 6 से 15 वर्ष के बच्चों को, 7 से 14 वर्ष के बच्चों को, या फिर 6 से 14 वर्ष के बच्चों को। तो इसका सही आंसर है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को। वर्ष 2002 में एक 86वां संविधान संशोधन किया गया था, जिसके तहत ये कहा गया था कि जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं उनको शिक्षा का मौलिक अधिकार प्राप्त होगा। ये अनुच्छेद 21 क के अनुसार रखा गया था। अनुच्छेद 21 क के अनुसार 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराया जाएगा। वहीं अगर अगले पॉइंट्स की बात करें तो 14 वर्ष से कम आयु वाले किसी भी बच्चे को कारखानों, खानों या फिर अन्य जोखिम भरे खदानों में नियुक्त नहीं किया जाएगा। आप मुझे ये बताओ कि ये जो दूसरा पॉइंट है, यानी कि 14 वर्ष से कम आयु के किसी बच्चे को कारखाने, खानों या अन्य जोखिम भरे स्थानों में नियुक्त नहीं किया जाएगा, ये कौन सा अनुच्छेद कहता है? चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? आपके ऑप्शन है महात्मा गांधी, चित्तरंजन दास, जवाहरलाल नेहरू या फिर सुभाष चंद्र बोस। तो इसका सही आंसर है सुभाष चंद्र बोस। 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने की थी। वहीं आज़ाद हिंद फौज की स्थापना 1942 में रासबिहारी बोस ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के उम्मीदवार पट्टाभी सिद्धरमैया को हराकर अध्यक्ष पद हासिल किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधेयकों पर राज्यपाल की स्वीकृति से संबंधित है? आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 164, अनुच्छेद 201, अनुच्छेद 264 या फिर अनुच्छेद 200। तो इसका सही आंसर है अनुच्छेद 200। देखो, जब भी कोई बिल विधानसभा में पारित किया जाता है तो उसके बाद वो राज्यपाल की स्वीकृति के लिए जाता है। अब राज्यपाल की मर्जी होती है कि वो उस पर हस्ताक्षर करे या फिर ना करे। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं। राज्यपाल का पद जो है वो कनाडा से लिया गया है और भारत का एक राज्यपाल होगा, ये अनुच्छेद 153 में कहा गया है। अच्छा, मुझे ये बताओ आप कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये कौन सा अनुच्छेद कहता है? राज्य कार्यपालिका का प्रधान अनुच्छेद 154 में है। वहीं राज्यपाल की नियुक्ति अनुच्छेद 155 में और राज्यपाल का कार्यकाल अनुच्छेद 156 में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना किस वर्ष शुरू किया गया था? आपके ऑप्शन है 2015, 2016, 2014 या फिर 2017। तो इसका सही आंसर है 2016। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना किस वर्ष शुरू किया गया था? आपके ऑप्शन है 2016, 2017, 2015 या फिर 2018। तो इसका सही आंसर है 2015। अगला प्रश्न, भारत की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर सबसे अधिक है? आपके ऑप्शन है मिजोरम और दिल्ली, केरल और पांडिचेरी, गोवा और लक्षद्वीप या फिर केरल और लक्षद्वीप। तो इसका सही आंसर है केरल और लक्षद्वीप। दूसरा सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य मिजोरम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किशन महाराज का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? आपके ऑप्शन है तबला, सहनाई, बांसुरी या फिर गिटार। तो इसका सही आंसर है तबला। अब कुछ इंपॉर्टेंट तबला वादक को देख लेते हैं जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। अल्लाह रखा, जाकिर हुसैन, किशन महाराज, साबिर खान और ज्ञान प्रकाश घोष। अगला प्रश्न, मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश कौन सा था? नंद वंश, मौर्य वंश, शिशुनाग वंश या फिर हर्यक वंश। तो इसका सही आंसर है हर्यक वंश। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार। और बिंबिसार ने अपनी राजधानी किसको बनाया था? तो बिंबिसार ने जो है अपनी राजधानी राजगृह को बनाया था। बिंबिसार ने गौतम बुद्ध की सेवा के लिए किसको भेजा था? बिंबिसार ने गौतम बुद्ध की सेवा के लिए राजवैद्य जीवक को भेजा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संसद ने 2002 के 86वें संविधान संशोधन अधिनियम को मंजूरी दी थी। ये किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए आरंभिक शिक्षा का मौलिक अधिकार सुनिश्चित करता है? तो ये प्रश्न मैंने आपको अभी कुछ देर पहले बताया था। किस आयु वर्ग के बच्चों को ये सुनिश्चित करता है, ये आप मुझे कमेंट्स में लिख के बताइए। अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद में कुछ मामलों में कार्य शिक्षा और सार्वजनिक सहायता का अधिकार का उल्लेख है? आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 42 या फिर अनुच्छेद 41। तो इसका सही आंसर है अनुच्छेद 41। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत का सुल्तान था जब बहमनी साम्राज्य की स्थापना की गई थी? आपके ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक, नासुरुद्दीन महमूद तुगलक, फिरोज शाह तुगलक या फिर गयासुद्दीन तुगलक। तो इसका सही आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक।
चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक का वास्तविक नाम उलुग खां या फिर जौना खान था। वह 1325 ईस्वी में दिल्ली के सिंहासन पर बैठा था। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि विकास के लिए अमीर-ए-कोही नामक एक विभाग की स्थापना की थी। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद हस्तांतरित की थी। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के समय हरियर और बुक्का नामक दो भाइयों ने 1336 ईस्वी में स्वतंत्र राज्य विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। वहीं महाराष्ट्र में अलाउद्दीन बहमन शाह ने 1347 ईस्वी में स्वतंत्र राज्य बहमनी साम्राज्य की स्थापना की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा रबी फसल नहीं है? आपके ऑप्शन है मूंगफली, सरसों, गेहूं या फिर चना। तो इसका सही आंसर है मूंगफली। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं। रबी फसल अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है और मार्च अप्रैल में काट लिया जाता है। प्रमुख रबी फसल हैं गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, आलू, राई, अलसी और मसूर। वहीं खरीफ फसल की बात करें तो खरीफ फसल जून जुलाई में बोया जाता है और नवंबर दिसंबर में काट लिया जाता है। प्रमुख खरीफ फसल की बात करें तो धान या फिर चावल बोल लो आप, गन्ना, तिलहन, ज्वार, बाजरा, मक्का, अरहर, कपास, मूंगफली, तिल और सोयाबीन, ये खरीफ फसल हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे भारत की पहली शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था? आपके ऑप्शन है संस्कृत, तमिल, तेलुगु या फिर हिंदी। देखो ये जो प्रश्न है ये काफ़ी कंफ्यूजिंग है, क्योंकि मैंने जहाँ तक देखा है बच्चे संस्कृत मार्क करके आगे बढ़ जाते हैं, जबकि इसका आंसर संस्कृत नहीं है, इसका आंसर तमिल है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं। देखो जो शास्त्रीय भाषा है उस शास्त्रीय भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा जो है वो संस्कृति मंत्रालय देता है और वर्तमान में भारत में 6 शास्त्रीय भाषा हैं। जो पहली शास्त्रीय भाषा है उसे 2004 में मान्यता दी गई थी और जो आखिरी शास्त्रीय भाषा है यानी कि जो छठी शास्त्रीय भाषा है उसे 2014 में मान्यता दी गई थी। अब नीचे कुछ शास्त्रीय भाषाएं लिखी गई है और उनके वर्ष लिखे गए जो आपको कंठस्थ याद रखने हैं। तमिल को 2004 में, संस्कृत को 2005 में, कन्नड़ को 2008 में, तेलुगु को 2008 में, मलयालम को 2013 में, उड़िया को 2014 में। आपको इसी क्रम में इसको याद रखना है। तमिल को 2004 में, संस्कृत को 2005 में, कन्नड़ को 2008 में, तेलुगु को 2008 में, मलयालम को 2013 में और उड़िया को 2014 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजू क्वाशियोरकर रोग से पीड़ित है। यह रोग किसकी कमी के कारण होता है? आपके ऑप्शन है प्रोटीन की कमी के कारण, विटामिन की कमी के कारण, वसा की कमी के कारण या फिर कार्बोहाइड्रेट की कमी के कारण। तो इसका सही आंसर है प्रोटीन की कमी के कारण। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं। बच्चों में प्रोटीन की कमी से क्वाशियोरकर और मरासमस नामक रोग होता है। क्वाशियोरकर रोग में बच्चों के हाथ पैर दुबले हो जाते हैं और पेट बाहर की ओर निकल जाता है। वहीं मरासमस की बात करें तो मरासमस में जो है बच्चों की मांसपेशियां ढीली पड़ जाती हैं। तो ये थे TCS GK PYQ सीरीज़ का पार्ट 1। मैं जल्द ही पार्ट 2 लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।